केजे न्यूज में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। हेलो, आई एम नितिन जैन। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने एक केस आजकल बहुत चल रहा है अतुल सुभाष जी का। हाल फिलहाल में केस आया है मॉडल टाउन से, दिल्ली से, जो कि था पुनीत खुराना जी का। ऐसे बहुत से आपने देखा होगा समाज में, सोशल मीडिया पे चल रहा है झूठे मुकदमों के बारे में। लोग बहुत प्रताड़ित हैं इन केसों से। तो इसी चीज के समाधान के लिए आज हम आए हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया श्री आकर्षण आदित्य जी के पास। सर नमस्कार। महोदय, आज का बारे में कुछ इसके बारे में प्रकाश डालिए। ये जो घटनाएं समाज में चल रही है, इसका क्या समाधान है? देखिए, ये जो अतुल सुभाष जी की घटना की आपने चर्चा की, या मॉडल टाउन में जो एक सुसाइड की घटना हुई, और आप जैसा बता रहे हैं कि 30 हज़ारी के एक वकील साहब ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया और सुसाइड किया, बहुत ही दुखद है। और देश इस चीज़ को लेकर बहुत उद्वेलित भी है कि क्या कानून व्यवस्था के अंदर इस तरह के प्रावधान हैं जो कि मिसयूज हो रहे हैं और जिसके अगेंस्ट में कोई रेमेडी नहीं है। एक इस तरह की फीलिंग आई है यहाँ पर। तो मेरा उसमें कहना यह है कि ऐसी बात पूरी तौर पे सही नहीं है। जो भी हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर जो कानून बने हुए हैं, बहुत ही वेल थॉट ऑफ, सोचने समझने के बाद उन कानूनों की संरचना करी गई है। क्योंकि कानून हमेशा जब भी बनता है वो लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए बनता है। और ये जो मिसयूज उसका होता है, तो ये भी बिल्कुल बात सच है कि मिसयूज भी है, बट उसके साथ साथ आपके पास एप्लीकेबल डिफेंसेस भी उसके मौजूद हैं उसी कानून में, अगर आप डिलीजेंट हो। जैसे कि एक कहावत भी है कि भाई लॉ इज नॉट फॉर द इग्नोरेंट। अगर कानून उनके लिए है जो सजग हैं उसके प्रति और जो डिलीजेंट रहते हैं, तो मिसयूज की घटनाएं तो हैं, बट उसी तरह से प्रोविजंस भी हैं कानून के अंदर, जहां से आप अपना इफेक्टिव डिफेंस जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं कोर्ट के आगे। महोदय, ये तो आपने एक अपने विचार रखे जो बहुत सकारात्मक थे, शायद लोगों को इनसे प्रेरणा भी मिलेगी। अब हम आते हैं लो पॉइंट पे। जैसे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लेके लोग परेशान रहते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 24 की एप्लीकेशन जब वाइफ द्वारा मूव की जाती है फैमिली कोर्ट के अंदर, तो उसकी टाइम लिमिट 60 दिन में डिसाइड करने की होती है। एम आई राइट? यस यस, 60 डेज इसकी लिमिट होती है जी। एज फार एज पॉसिबल, सेक्शन 24 कहता है कि एज फार एज पॉसिबल एनी एप्लीकेशन विच इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 24 शुड बी डिसाइडेड विद इन 60 डेज एज फार एज पॉसिबल। जी। तो महोदय, ये इसको 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल जो है इतना स्ट्रेच कर लिया जाता है और एग्जीक्यूशन अमाउंट इतना हाई चला जाता है। तो सर, इसके पीछे क्या है, इसकी रेमेडी क्या है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए, ये आपने बहुत ही एक जो है रेलेवेंट जो है टॉपिक उठाया है कि जो मेंटेनेंस होती है सेक्शन 24 के अंदर, जो ये एप्लीकेशन मूव होती है, वो एंट्री मेंटेनेंस और प्रोसीडिंग्स के खर्चे को फुलफिल करने के लिए होती है। तो एंट्री मेंटेनेंस अगर 5 सालों तक मिलती रहे तो फिर किस बात की एंट्री में रही वो मेंटेनेंस, है ना? तो अब लेकिन क्या होता है कि कई बार इसका मिसयूज किया जाता है। अगर पिटिशनर ने फाइल किया है इस मुकदमे को और उसको वो लंबा खींचना चाहते हैं ताकि वो एंट्री मेंटेनेंस वो चलती रहे, तो इसका एक उपाय तो ऐसा है कि जब इस तरह की प्रक्रिया आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल की जाए, प्रयोग की जाए, तो आपके पास उसमें रेमेडी एक ये हो सकती है कि आप त्वरित एक एप्लीकेशन मूव करें एक्सपेडिशियस हियरिंग के लिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि 60 दिन के बियॉन्ड जो है ये मुकदमा खिंचता चला जा रहा है, तो आपके पास सिविल प्रोसीजर कोड के तहत 151 में, सेक्शन 151 में ये जो है कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वैसे सारे रेमेडीज जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के द्वारा आपको प्रदत्त नहीं होते हैं, प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो एक तो ये रेमेडी हो गई कि आप 151 में एक एप्लीकेशन मूव करें। दूसरी, और ये उस तरह के मामलों में है जो कई वर्षों से लंबित पड़े हैं, उस तरह के मसले में आपके पास रिट जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट की है उसके तहत भी आपके पास ये ऑप्शन है दैट यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर एनी डिले विच इज बीइंग कॉज्ड, और जिसकी वजह से आपको क्या हार्म हो रहा है आपके ऊपर। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, इस तरह के भी मुकदमे देखे गए जहां पर कि जिस वक्त वो एप्लीकेशन फाइल हुई तब तो आप किसी एम्प्लॉयमेंट में थे, मगर प्राइवेट जॉब्स में कई लोग होते हैं, जैसे ये अतुल सुभाष जी भी जो थे वो प्राइवेट जॉब में थे।
प्राइवेट जॉब की नेचर जो होती है कई बार ऐसी होती है, आज नौकरी चली भी जा सकती है। अब अगर इंटरिम मेंटेनेंस मिलता रह गया तो शायद मेरी एक स्थिति जो आज से 2 साल पहले थी उस स्थिति में भी बदलाव है। तो इस तरह की सारी सर्कमस्टांसेस अगर आती हैं तो आपके, और ये मामला लंबे समय से लंबित चल रहा है, तो आपके पास रिट का भी एक जो है वो ऑप्शन है इसमें। सर जैसे कि इंटरिम मेंटेनेंस बांधा गया 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेरा क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहा है ताकि थोड़ा जो ऐसे लड़के हैं जो मानसिक रूप से इस वक्त प्रताड़ित हैं उनको थोड़ी रिलीफ मिल पाए। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके इसलिए बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी का मेंटेनेंस डिसाइड हुआ 5 साल बाद के 1 लाख रुपए देना है और उसकी एप्लीकेशन लगी थी 5 साल पहले, तो लगभग जो है 60 लाख रुपए उसका एग्जीक्यूशन अमाउंट बन गया। जब एप्लीकेशन 2 महीने में डिसाइड होनी थी तो अतिरिक्त 58 महीने का मेंटेनेंस क्यों दिया जाए, या उसको माफ करने का प्रावधान है? हाँ, तो एक जो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सेक्शन 24 के अंदर जो है आपकी इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड होती है, मूव होती है, 25 के अंदर जो है एलिमनी और मेंटेनेंस की बात है, तो आप हमेशा जब ये मैटर डिसाइड हो जाता है तो आप डेफिनेटली एक प्ली ले सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि जो भी परमानेंट अमाउंट डिसाइड हुआ है वो सेट ऑफ किया जाए अगेंस्ट द पेमेंट विच हैज ऑलरेडी बिन मेड। सो दिस एप्लीकेशन कैन ऑलवेज बी मूव्ड। और सर वो जो एप्लीकेशन होगी वो भी 151 के अंदर जो बिल्कुल 151 का इस्तेमाल करके, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर वो रिलीफ जिसके लिए अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है जो हमें एम्पावर करे, तो हमें इस 151 का इस्तेमाल जो है वो करके हम हर वो रिलीफ के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो महोदय ने आपके समक्ष जो 151 रखा है जो वो सीपीसी के अंदर आता है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर धारा 151। अब महोदय जो अगला क्वेश्चन हमारा है, जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन है, क्या वो एक वाइफ ही जो है लगा सकती है, क्या कोई हस्बैंड नहीं लगा सकता? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने एक पॉइंट उठाया, क्योंकि आप देखें कि एक ऐसी धारणा बनी हुई है, इस प्रकार की धारणा है कि ये जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ वाइफ के द्वारा मूव की जाएगी, जबकि सेक्शन 24 जो है वो बिल्कुल साफ साफ कहता है कि हस्बैंड और वाइफ बोथ कैन मूव दिस एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखने वाली ये हो सकती है कि जैसे कई ज्यादातर केसेस में इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड अर्निंग है और इस वजह से वाइफ जो है वो मूव करती है ये एप्लीकेशन। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जहां पे कई ऐसे कपल्स हैं जो दोनों नौकरी करते हैं और कई बार वाइफ की तनख्वाह शायद हस्बैंड से ज्यादा भी है, हस्बैंड की भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़े, तो ये चीज है कि वो हस्बैंड के पास भी ये पावर है कि वो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा सके। एक और पहलू इसका ये है कि मान लीजिए वैसी स्थिति में जहां पर कि आपकी वाइफ जो है वो जॉब नहीं कर रही और उसने ये एप्लीकेशन मूव किया सेक्शन 24 के अंदर एलिमनी के लिए और खर्चे के लिए। अब आपकी बाध्यता यहां तो हो सकती है कि आप उससे इंटरिम मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वो प्रोसेस को डिले कर रही है और लंबा खींचने की कोशिश कर रही है तो सेक्शन 24 आप लिटिगेशन के खर्चे के लिए तो आप भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है वो तो आपकी जेब से जा रहा है। तो भले ही आप मेंटेनेंस के लिए ना जाएं, मगर इस एस्पेक्ट को आप डेफिनेटली उस एप्लीकेशन के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कोर्ट के आगे। जी दोस्तों, जैसे कि मैं कई बार सवाल आते हैं, सर हम ये कोर्ट में बात बोल चुके हैं लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कोर्ट होती है वो दस्तावेजों के आधार पर चलती है, इसलिए आपको जो भी एप्लीकेशन मूव करनी है वो आपको अपना पॉइंट वर्बली नहीं रखना है, आपको रिटर्न में वो एप्लीकेशन फाइल करनी है, तभी आपकी बात को कंसीडर किया जाएगा। नेहा वर्सेस रजनीश का जो जजमेंट था वो पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तो जो सबसे बड़ी पंचायत हमारे देश की है, हर स्टेट की जो हाई कोर्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको मानने के लिए बाध्य है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट, कोई भी प्रेसिडेंट जो सेट होता है, ये बाध्यता है नीचे के कोर्ट्स की, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो या निचली अदालतें हो, उनको मानना है सुप्रीम कोर्ट के। महोदय, जब ये बात सही है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नेहा वर्सेस रजनीश का, उसमें कोर्ट ने कहा था अगर किसी स्पाउस को दूसरे स्पाउस से मेंटेनेंस चाहिए तो जब वो अपनी एप्लीकेशन को मूव करेगा या पिटीशन को मूव करेगा उसमें उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाने जरूरी है, जैसे कि लास्ट 3 ईयर की बैंक स्टेटमेंट। एम आई राइट?
जी, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। वो जो आप जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं, इत्तेफाक देखिए कि मैं वो जजमेंट मैं पढ़ ही रहा था आज, और वो मेरे पास है, इसको मैंने अभी भी फिर से देखा। बहुत डिटेल में इसमें बेसिकली डील किया गया है मेंटेनेंस से जो इश्यूज अराइज होते हैं, उसको बहुत ही थरोली और कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें डील किया गया है। जैसे कि क्या लिखा है, एक बार बताइए। जैसा आप देखें कि क्या है कि अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो हिंदू लॉज के अंदर कई प्रावधानों के तहत मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हो गया, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी मेंटेनेंस के प्रावधान है। उसके बाद आप सीआरपीसी में भी, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें भी जो पहले सीआरपीसी का 125 था, उसमें आप मेंटेनेंस के लिए मूव कर सकते हैं। तो एक तो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात ये बताई कि इन सारे सेक्शंस जो अलग अलग लॉ के अंदर हैं, उसमें कोई असामंजस्य नहीं है। लेकिन अब इसके मिसयूज को कैसे रोका जा सकता है, तो उस पे जो है काफी डिटेल में चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया कि आपको एक तो कोई भी प्रीवियस अगर आपने पिटीशन या प्रोसीडिंग्स मूव कर रखी हैं मेंटेनेंस के लिए किसी और लॉ के तहत, तो इसकी जानकारी देना जरूरी है। और उसके बाद एक लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें उस जजमेंट में कोर्ट कहती है, द पार्टी क्लेमिंग मेंटेनेंस ईदर एज अ स्पाउस और एज अ पार्टनर इन सिविल यूनियन, लिव इन रिलेशनशिप, common law marriage should be required to file a concise application for interim maintenance with limited pleadings along with an affidavit of disclosure of assets and liabilities before the concerned court as a mandatory requirement। तो ये जो डिस्क्लोजर की जो आपने बात कही और ये आपने जो विषय उठाया है, ये मैंडेटरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर मैंडेटरी बताया है कि जब भी ऐसी कोई एप्लीकेशन मूव होगी, और उस जजमेंट में उन्होंने पूरा एक फॉर्मेट भी दिया है एफिडेविट का, गिवन द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, कि अगर इनकम का आपको लगाना है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है, तो अलग अलग परिस्थितियों के लिए उसी में उन्होंने फॉर्मेट भी जो है डील किया है कि उस फॉर्मेट के तहत आपको हर उस एप्लीकेशन के साथ ये एफिडेविट लगाना अनिवार्य है। मैंडेटरी का मतलब ये अनिवार्य है। महोदय, जब अनिवार्य के बारे में लिखा गया है तो एक बात समझ में नहीं आती, जो निचली अदालतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जब उसमें वहाँ पे ऐसी पिटीशन और ऐसी एप्लीकेशन लगाई जाती हैं और उनमें जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, वो लगाए नहीं जाते, तो उनको कंसीडर क्यों किया जाता है, उनको रिजेक्ट क्यों नहीं किया जाता? देखिए, ये जो है ये डेफिनेटली एक आर्ग्यूएबल पॉइंट है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो है वो बहुत ही क्लियर हैं, अनएम्बिग्यूअस हैं, तो जब भी इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन मूव होती है, तो हियरिंग के टाइम पे जब उस एप्लीकेशन की एडमिशन हियरिंग हो रही है और अगर आप उपस्थित हैं, तो जवाब देने के लिए आप डेफिनेटली इस चीज को आर्ग्यू कर सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ द कंसर्न्ड एफिडेविट्स ये जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीट एंड देयरफॉर इट शुड बी रिजेक्टेड। सो डेफिनेटली इट इज एन आर्ग्यूएबल केस। महोदय, जैसे कि कोई एग्जाम्पल के तौर पे 1 जनवरी सन 2019 को एप्लीकेशन मूव की गई मेंटेनेंस की, उसके 1 साल बाद 1 जनवरी सन 2020 को एफिडेविट फाइल किया, वो भी अधूरा। उसके फिर 2 साल बाद उसको कंप्लीट किया गया, बैंक स्टेटमेंट लगाई गई सन 2022 में 1 जनवरी को। ऐसे करके 3 या 4 साल खींच दिए गए। तो जब इसमें लिखा हुआ है एक वर्ड मैंडेटरी, तो जब सन 2022 में 1 जनवरी को वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए गए, तो क्या एप्लीकेशन उस दिन से कंप्लीट नहीं मानी जानी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट, और आपके दर्शकों के लिए भी आपने जो ये प्रश्न उठाया और ये पॉइंट आपके दिमाग में आया, बिल्कुल सत्य बात है ये। क्योंकि अब ये जो जजमेंट है, रजनीश वाला जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो मेंटेनेंस को ग्रांट करने की तारीख उन्होंने डेफिनेटली मानी कि जिस दिन से एप्लीकेशन मूव हुई है, मगर एप्लीकेशन का मूव हो जाना, उसका कंप्लीशन की तो कोई गारंटी नहीं है। अगर उसमें सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन जो कि इग्नोर कर दिए गए या जानबूझकर डिले किए गए, तो उस एप्लीकेशन को तो कंप्लीट नहीं माना जाना चाहिए मेरी समझ से। और ये आपको आर्ग्यू करने का फिर से पॉइंट है, आप कोर्ट के आगे डेफिनेटली इस बात को रखे जाना चाहिए और पूरी मजबूती से रखे जाना चाहिए कि ये जानबूझ के डिले कॉज किया गया और जो एप्लीकेशन को कंप्लीट ना माना जाए। ये बिल्कुल आपका कहना सकते हैं। महोदय, अब आते हैं हम धारा 340 पे, जो कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आती है परजरी में। अगर एफिडेविट के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि जो एफिडेविट होता है वो एक शपथ पत्र होता है और ऑन ऑथ उसको सबमिट किया जाता है कि हम शपथ लेकर इसको जो हम कोर्ट के समक्ष अपने
दस्तावेज सबमिट कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो सत्य है बिल्कुल, इस चीज़ की हम ओथ कर रहे हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कंसील किया गया उसके अंदर या फिर उसमें कोई झूठी बात लिखी गई है, झूठा तथ्य प्रस्तुत किया गया है कोर्ट के समक्ष, तो 340 की कार्यवाही के लिए लड़कियों को क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग मैजिस्ट्रेट कोर्ट भागते हैं 340 के लिए, जो कि लोग के अगेंस्ट है, उनको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। देखिए 340 का जो प्रावधान है वो उस तरह के केसेस में जहां पर कि जैसा आपने बताया कि फॉल्स एफिडेविट का कोई केस हो गया या कोई परजरी क्रिएट की किसी ने, तो 340 के अंदर अपॉन एन एप्लीकेशन मूव्ड और कोर्ट बाय इट्स ओन अकॉर्ड अगर लगता है या फिर आपने एप्लीकेशन ऐसी लगाई कि भाई फला एफिडेविट जो है वो गलत है या किसी ने परजरी कमिट की है, तो कोर्ट उस पर इंक्वायरी बिठाएगी। तो सर मतलब जो लड़का है वो मतलब जो भी है, जो रिस्पोंडेंट है, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा ना ट्रायल कोर्ट में? जी 340 के अंदर वैसी प्रोसीडिंग्स जो सीआरपीसी के तहत चल रही हैं, तो उस तरह की प्रोसीडिंग्स में आप एप्लीकेशन 340 में जब आप मूव करते हैं और कोर्ट की इंक्वायरी के बाद अगर कोर्ट को लगता है वैसे ऑफेंसेस जो 195 सीआरपीसी के अंदर जो डिफाइंड है, तो अगर कोर्ट को ये लगता है तो कोर्ट डायरेक्शन देती है उसको कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो ये जो एप्लीकेशन लगानी है वो आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं जा सकते, उस पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के अंदर जो 195 में डिफाइंड है, 340 में अगर आपकी एप्लीकेशन लगती है और कोर्ट अपॉन इंक्वायरी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट वो नेसेसरी डायरेक्शन देती है कंप्लेंट को आगे बढ़ाने के लिए। सर वो जो कोर्ट मतलब जो डायरेक्शन देगी वो मैजिस्ट्रेट को देगी ना? जी बिल्कुल जी। और सर अगर जो जिस कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है, अगर वो कोर्ट ही उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रही, तो क्या जो कंप्लेनेंट होता है, रिस्पोंडेंट होता है, उसको हाई कोर्ट में रिट मैंडेमस के लिए जाना चाहिए? देखिए ये जो है प्रावधान सीआरपीसी के तहत ही उसकी जो भी रेमेडी है उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। कोई भी एप्लीकेशन जो मूव हुई जिसपे कि रिजेक्शन हुआ, दैट इज ऑलवेज चैलेंजेबल इन दी हायर कोर्ट। बट सर मेरा कहने का मकसद मात्र ये है कि अगर रिजेक्शन हो गया तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, परंतु अगर उस पर कार्यवाही नहीं हो रही 2 साल तक 3 साल तक, तो उस सूरत में क्या वो कैसे जा सकता है? रिट तो नहीं मेंटेनेबल होती है। कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है ये जो रिट की सारे प्रावधान है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज और उन सारी चीजों को डायरेक्शंस देने के लिए है। कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कि ये कंप्लाई नहीं हो रहा है या फॉलो नहीं हो रहा है, उसमें रिट मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में लाई नहीं करती। हाँ, जो प्रावधान आपको सीआरपीसी में दिए गए हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होती है, सो देयर इज ऑलवेज इट्स अ 3-tier सिस्टम इन आवर कंट्री वेयर फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट यू गो टू द हाई कोर्ट एंड फ्रॉम द हाई कोर्ट यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो ऑल दोज रेमेडीज आर अवेलेबल इन लॉ एंड दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड। तो दोस्तों ये कुछ लॉ पॉइंट्स थे जो आपके समक्ष रखे गए, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और कंफ्यूजन के मारे उनके जो दिमाग में है डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो आप लड़ते रहिए, एक दिन सच्चाई की जीत जरूर होती है। और मैं आपको मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। वंदे मातरम।